आज फिर से मैं उसी उलझन का शिकार थी जिस उलझन ने मुझे पिछले कई दिनों से परेशान कर रखा था। मैं जैसे ही नहाने के लिए वॉशरूम में जाती मुझे लगता जैसे कोई तेज नज़रें हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था जिसे मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी ऐसा लगता जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें गड़ी हुई हैं और जो मुझे देख रही हैं। मैं कोई शक्की टाइप की औरत न थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी, कहीं कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया था। मैं जैसे ही नहाने जाती जल्दी ही बाहर निकल आती थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं दिमागी मरीज बन चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्दी शॉवर ले लिया था और फटाफट से कपड़े पहने वॉशरूम से बाहर आ गई थी। पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ या मुझे कोई देख रहा है। इस बात की वजह से मैं किस कदर दिमागी तौर पर परेशान थी, शायद शब्दों में अपनी परेशानी बता नहीं सकती थी। मैं कोई जवान लड़की न थी कि मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में थी वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे घर पर हम सिर्फ दो ही लोग रहते थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे पति को मरे 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकानें थीं और इसी किराए से हमारा गुजर बसर हो रहा था। और अब तो मेरा बेटा भी नौकरी करने लगा था। वो सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। काम वाली भी आती और काम करके चली जाती। फिर ये किसकी नज़रें थीं जो मैं हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं किसी की नज़रों में कैद हूँ, कोई हर पल मुझे देखता रहता है। और जब ये नज़रें वॉशरूम में मुझ पर उठतीं तो मुझे एक अजीब सी उलझन का शिकार कर देती थीं। मैं अपनी हालत को शब्दों में बता नहीं पा रही थी कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही थी, क्योंकि वैसे तो मेरे सामने कोई नहीं होता था। ये एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी नहीं कर सकती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात का क्या मतलब निकालता, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसे बताऊं या ना बताऊं। मेरा बेटा वैभव जब शाम को ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके उसके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी जब मेरे बेटे वैभव ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हैं। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक सी गई थी। मैंने नाम में सिर हिला दिया। अब मैं उसे क्या बताती, जिस बात का मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। खैर, मेरे बेटे ने मुझे और कुछ नहीं कहा। मेरे बेटे का रवैया भी मुझसे बस ऐसा ही उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैं उसे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को वैभव को दूध का गिलास देने उसके कमरे में गई तो वो अपने लैपटॉप पर इस कदर खोया हुआ था कि उसे मेरे आने का एहसास तक ना हुआ। मैं उसके पास आई और टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, उसके लैपटॉप पर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी रंगत एकदम से फीकी पड़ गई थी। फौरन ही वैभव ने लैपटॉप बंद कर दिया और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं दी? मैं एकदम ही घबरा सी गई थी। बेशक ये मेरी गलती थी, मुझे दरवाजे को नॉक कर देना चाहिए था, लेकिन वो मेरा बेटा था, इसलिए मैं यूं ही चली आई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ भी। खैर, मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मेरे दिमाग में अगला ख्याल जो आया उसने मेरी रूह को लर्जा कर रख दिया था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हूँ? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग फिर से बेचैन होने लगा था। मेरी आंखों से परेशानी के मारे आंसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पर घूम रहा था उसे सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मैं भी न जाने क्या क्या सोचने लगती हूँ। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन फिर मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई कि तुम भूल रही हो, वैभव तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा सौतेला बेटा है। और इस ख्याल के आते ही मैं फिर से उलझन का शिकार हुई थी और मेरा शक फिर से वैभव की तरफ गया था। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हो सकती थी कि वैभव इस तरह की कोई घटिया हरकत कर सकता है। मैं उसे बचपन से देखती चली आ रही हूँ। उसने आज तक कभी ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक दिन गार्डन में मैं धुले कपड़े फैला रही थी कि जब सामने घर की छत पर से मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी ने ऊपर छत से कैमरे की फ्लैश डाली हो। मैंने जल्दी से देखा, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। हाँ, किसी की परछाई सी नज़र आई थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ से एकदम पीछे हटा हो।
मैंने गौर करने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत पर मुझे उस समय बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ देर पहले कोई वहाँ पर खड़ा मुझे देख रहा था और किसी ने शायद मेरी तस्वीर भी ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए अभी हमें कुछ ही महीने हुए थे और जब से मैं इस घर में आई थी, मैं परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर समय ये महसूस होता कि मुझे कोई घूर रहा है। आसपास के मोहल्ले में मैं अभी तक किसी से घुल मिल नहीं पाई थी। मेरा मिजाज भी कुछ अलग अलग रहने का था और मेरा बेटा भी कुछ सख्त मिजाज का लड़का था। इस मोहल्ले में आते ही उसने मुझसे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेलजोल बढ़ाने की हरगिज भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर पर ही रहना। मेरा सौतेला बेटा था, मेरा सगा बेटा नहीं था वो। बहुत कम उम्र में ही मेरे पापा ने मेरी शादी वैभव के पापा से कर दी थी। वैसे तो मेरी मंगनी मेरे पापा ने अपने एक दोस्त के बेटे से बचपन में ही तय कर दी थी। दोनों दोस्तों ने आपस में फैसला कर लिया था कि हम अपने बच्चों की शादियां बड़े होने पर करेंगे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अपने मंगेतर आकाश के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स बदलने लगी थीं। बचपन से ही आकाश को मैं अपने पति के रूप में सोचती चली आई थी और 16 साल की उम्र में आते आते मेरे दिल में आकाश अपने लिए एक बहुत ही खास जगह बना चुका था। आकाश मेरे लिए सब कुछ बन गया था। लेकिन आकाश ने कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने भी सोचा था कि कोई बात नहीं, हमारी शादी तो एक न एक दिन हो ही जाएगी और उस दिन मैं आकाश को अपने दिल की सारी बातें बताऊंगी। लेकिन शायद आकाश मेरी किस्मत में नहीं था। अभी मैं 10th क्लास में ही थी कि आकाश ने इस रिश्ते को जड़ से ख़त्म कर दिया। उसका कहना था कि बचपन में किए गए रिश्तों पर मुझे विश्वास नहीं है। लड़का लड़की जब जवान होते हैं तो उनकी पसंद नापसंद बदल जाती है, उनके भी अपने कुछ अरमान होते हैं। मैं ये शादी नहीं करूँगा। और अपने बेटे की जिद के आगे मेरे पापा के दोस्त भी हार मान गए थे। इस तरह ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन मेरे दिल से आकाश की मोहब्बत निकल नहीं सकी थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी। लेकिन मेरे पापा भी क्या कर सकते थे, उन्होंने भी इस रिश्ते को दिल से निकाल ख़त्म कर दिया था। अब उन्हें मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। हम लोग बहुत ही गरीब लोग थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अभी उम्र रहते अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, अगर उम्र निकल जाए तो एक तो बड़ी उम्र के कारण और फिर गरीबी के कारण अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। और फिर इन्हीं दोनों वैभव के पापा का रिश्ता आया था। वैभव की माँ मर चुकी थी और वैभव के पापा वैभव की खातिर दूसरी शादी करना चाहते थे, जिससे कि वैभव को माँ का प्यार मिल सके। वैभव उस समय 12 साल का था। वैभव के पापा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसी पैसे की लालच में आकर मेरे पापा ने मेरी शादी वैभव के पापा से कर दी। वैभव के पापा मुझसे लगभग 30 साल बड़े थे, लेकिन अपने माँ बाप की मजबूरी को देखते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ थी ही नहीं। मेरी शादी को 8 ही साल हुए थे कि मेरा पति भी चल बसा। मेरी जब शादी हुई थी उस समय मैं सिर्फ 17 साल की थी और अब सिर्फ 25 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। पति को मरे अभी सिर्फ 10 साल ही गुजरे थे। मैं देखने में भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटा जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और यही वजह थी कि वैभव को एक तरह से मुझसे चिढ़ सी हो गई थी। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्के रंगों के कपड़े लाकर देता, कहता कि आप मेरे बाप की विधवा हैं, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हैं। मैंने भी बिल्कुल सादगी अपना ली थी। जब भी वैभव घर पर आता तो घर को एक तलाशती हुई नज़रों से देखा करता था, जैसे कि उसके पीछे मैंने घर में किसी को बुलाया हो। चारों तरफ आंगन में नजरें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं पूछती तो कहता कि कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करें। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या दिमागी समस्या है, लेकिन खैर उस समय वही मेरा सब कुछ था। वैभव के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे माँ बाप तो खुद मेरे भैया भाभी के रहमो करम पर थे। अगर मैं भी उनके घर पर जाकर बैठ जाती तो वो मेरा खर्चा कहाँ से उठाते। और मेरे लिए यही गनीमत थी कि मैं अपने सौतेले बेटे के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार दूं। मैंने शुरू से ही वैभव को अपना सगा बेटा समझा था, उसे सगी माँ जैसा प्यार दिया था, उसकी परवरिश की थी। इसलिए खामोशी से उसका हर रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि वैभव के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं था। खैर मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी। अब ये मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक और नई मुसीबत थी कि अब बराबर वाली छत से मुझे कोई देखता था और मेरी तस्वीर भी ली थी। कहीं यही आदमी तो मुझे वॉशरूम में भी। मेरे दिमाग में आने वाले नए ख्याल ने मुझे फिर से परेशानी का शिकार किया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना कोई कैमरा लगा था, ना कोई ऐसा सुराग कि कोई वहां से झांक सके।
जो भी था, लेकिन यूं किसी का छत पर छुपकर मुझे देखना भी एक गलत हरकत ही लगी थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उस समय किचन में खाना बनाने में बिजी थी, क्योंकि वैभव के ऑफिस से आने का समय था। मुझे लगा शायद वही आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 20-21 साल का नौजवान लड़का मेरे सामने खड़ा था। लगभग वैभव की ही उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। कहने लगा कि मैं आपके पड़ोस से आया हूँ। आप लोग शायद नए नए इस मोहल्ले में आए हैं, इसीलिए मेरी माँ ने कहा कि पड़ोसियों को ये सूजी का हलवा दे आओ। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वो अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। ये सुनकर तो वो अचंभे में आ गया। कहने लगा, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कहें। आप मुझसे कुछ ही साल बड़ी होंगी, इसलिए भगवान के लिए मुझे बेटा बेटा मत कहें। उसकी बात सुनकर तो मैं उसे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। ये बात सुनकर उसने पूरी आंखें हैरत से फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वो लड़का आपका बेटा है? मैं तो समझा था कि आपका छोटा भाई है या फिर आपका देवर है। ये कहकर वो बड़े आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसे देखते ही रह गई। वैभव के आने का भी समय हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा था। बड़े निडर से अंदाज का लड़का था। कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कहा करो। इस बात पर उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगा, नहीं जी, अभी आप इतनी भी बुढ़ी नहीं कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान हैं। मैं तो आपको आपके नाम से ही पुकारूंगा। अच्छा, आपका बेटा कब आएगा? मैं उससे मिलूंगा। यकीनन वो भी आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं उसकी इस तरह की बातों पर गुस्सा करती, वो कहने लगा, चले नाम न बताएं, लेकिन एक कप चाय ही पिला दें। पड़ोसियों के भी कुछ हक पूरे करने चाहिए। ये कहकर वो अंदर आया और सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की और चूल्हे पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं वैभव ना आ जाए। न जाने किन नज़रों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा। वो खाली घर को भी यूं देखता है जैसे कोई घर में छुपा बैठा हो। मैंने जल्दी जल्दी से एक कप चाय बनाई और उस लड़के को दे दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहना, और हाँ, चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मुझे ज़रा किचन में काम है। ये कहकर मैं किचन में चली आई। किचन में कोई काम नहीं था, लेकिन मैं बहाने से उस लड़के के पास से हटकर आ गई थी, क्योंकि वैभव के आने का समय हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वैभव जब घर में दाखिल हो तो मुझे उस लड़के के साथ बैठे देखे। मैं उस लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। 10 मिनट के बाद खाली कप उस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया। उसने जैसे ही मुझे आवाज़ दी, मैं एकदम चौंक कर पलटी थी। मैंने कहा, बर्तन अंदर किचन में लाने की क्या ज़रूरत थी, वहीं टेबल पर रखकर चले जाते। लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगा, आपकी बनाई हुई चाय भी आपकी तरह बहुत मीठी थी। चाय के लिए उसने मेरा धन्यवाद किया और कहने लगा कि मैं फिर आपसे मिलने आऊँगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। मेरे घर वाले तो आपके लिए दीवाने हुए पड़े हैं। उन्होंने आपकी एक झलक देख ली है और बस पता नहीं आपने उन पर कौन सा जादू कर दिया है कि बस आपकी ही बातें किया करते हैं। ये कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट उभर आई थी। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। ये कहकर वो घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी जाते जाते बंद कर गया। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही चकरा कर रह गई थी। अभी मैं उस लड़के की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक हुई थी। मैं तो बुरी तरह से कांप गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई। मैंने दरवाजे के पास पहुंचने लगी कि कौन है। तभी वैभव की बड़ी गुस्सीली आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो बड़े गुस्से से वैभव घर में दाखिल हुआ और गुस्से से कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था। वैभव की आंखें उस समय न जाने किस वजह से लाल अंगारा हो रही थीं और वो बेतहाशा गुस्से में लग रहा था। मेरी जबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ाई थी। मैंने कहा, कोई नहीं, बस वो पड़ोसी का लड़का था, हलवा लेकर आया था। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ कर दरवाज़ा खोला था आपने? क्या एक बात एक बार में कही हुई आपको समझ नहीं आती कि यहाँ कोई भी आए आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी? कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसियों से संबंध बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगाकर जाया करूँगा। ये कहते हुए वो गुस्से से पैर पटकता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी जोर की आवाज़ के साथ बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं वैभव की माँ नहीं हूँ, बल्कि उसने मुझे ख़रीद लिया हो और मैं उसकी ग़ुलाम हूँ।
वो मुझे सांस भी मेरी मर्जी से लेने नहीं देता था। फिर मैंने खाना गर्म किया, वैभव के लिए खाना लगा दिया। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। ये गरीबी भी क्या चीज़ होती है। इंसान की मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाया जाता है। मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरा बोझ उठा नहीं सकते थे, इसीलिए अपने पति के मरने के बाद भी मैं अपने सौतेले बेटे के रहमो करम पर थी। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ कर लिए। उस दिन के बाद से वैभव बार बार मुझसे उसी लड़के के बारे में पूछता रहता और बार बार मुझे कहता कि दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देखूं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर के बातें करूं, लेकिन बस आपसे एक विनती है कि इतने डल कलर के कपड़े मत पहना करें। आप नीले रंग के कपड़े पहने, आप पर वो कलर बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि उस दिन आपने पहना हुआ था जब आप बाहर गार्डन में कपड़े सुखा रही थीं। ये मैसेज पढ़कर मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। कोई था जो मुझे देखा करता था। गार्डन में देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे जिनकी छतें ऊंची थीं और हमारा गार्डन साफ दिखाई देता था और मेरा कहीं और तो आना जाना होता नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादातर गार्डन में ही रहती थी। लेकिन जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उठती हुई महसूस होती थीं, वो मुझे जीते जी मार देती थीं। मैंने फ़ौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं उस समय पसीने से भीग चुकी थी। मुझ पर अजीबोगरीब सी घबराहट छाने लगी थी। ये कौन था जो मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी कभी भी हंसी खुशी नहीं गुजारी थी। वैभव के पापा भी ऐसे ही शक्की मिजाज थे और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र थी, वो मुझसे 30 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए उनकी हर वक्त शक का निशाना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़के से चक्कर चला लूँगी। मैं बार बार रो रो कर उन्हें विश्वास दिलाती, अपनी वफा का विश्वास दिलाती कि मैं आपके साथ दिल से पति पत्नी का रिश्ता निभा रही हूँ। आपके अलावा मैं किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने आपके साथ मेरी शादी की है तो मैंने आपको अपना पति दिल से स्वीकार कर लिया है। मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी कि जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत पर आँच आए। लेकिन वैभव के पापा को मेरा विश्वास नहीं आता था। वो हर वक्त मेरे साथ किसी साए की तरह रहते थे और जब वो बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद वैभव के नाम पर कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इस औरत का ख्याल रखना, इसे कभी घर का मालिकाना हक न देना, इसे पाई पाई का मोहताज रखना ताकि ये कहीं भाग न जाए। ये खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेआसरा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि ये औरत सारी ज़िंदगी मेरे ही नाम पर गुजारे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। ये वो आखिरी शब्द थे जो मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरह बोले थे और वही जहर अब भी वैभव मेरे साथ उगलता रहता था। उसने कभी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह नहीं दी थी। मैं बस उसके बाप की दूसरी पत्नी थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरी साड़ी पर आग लग गई। मैं चिल्लाती हुई आंगन में आ गई। जैसे ही मेरी चीख निकली, बराबर वाली छत पर वही लड़का खड़ा था जो उस दिन हलवा लेकर आया था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फौरन से नीचे उतरा और अपने घर की दीवार फलांग कर मेरे घर में आ गया। उसने फौरन से मेरी जलती हुई साड़ी खींचकर दूर फेंक दी और मेरे ऊपर सामने रस्सी पर लटकी चादर उतार कर मेरे ऊपर लपेट दी और मुझसे पूछने लगा कि आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि उसी समय मेरे घर का दरवाज़ा खुला था और सामने वैभव खड़ा था। उस समय उस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर वो गुस्से से दहाड़ता हुआ मेरे पास आ गया। उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। मैंने कहा, वैभव उसका गिरेबान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरी साड़ी को आग लग गई थी, हालांकि अभी भी आंगन में वो जली हुई साड़ी पड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा। कहने लगा, आप तो चुप ही रहो, समझी, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ़ बनाना। मुझे कहकर उसने उस लड़के का गिरेबान पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, मैं वो कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, वैभव तुम गलत समझ रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इतना अपमानित कर रहे हो, वो भी इस कम उम्र लड़के के साथ। इसकी उम्र तो देखो, 20-21 साल का लड़का है और मेरी उम्र 35 साल है। तुम्हारे साथ रहते हुए इतने साल हो गए और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझते हो। मैं रोने लगी। उस लड़के ने झटके से अपना गिरेबान वैभव से छुड़ाया और कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। इनकी साड़ी का पल्लू जल रहा था और इनको आग लग सकती थी। मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है।
अपनी घटिया सोच अपने पास तक रखो तो ज़्यादा अच्छा है। उस लड़के की बात सुनकर वैभव ने उस लड़के से कहा, अच्छा क्या ये तुम्हारी माँ लगती है? क्यों आए थे यहाँ पर इसे बचाने? साड़ी जल रही थी तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी? वैभव की बात सुनकर मैं हैरत से वैभव की तरफ देख रही थी, यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं मरूं या जीऊं। वो लड़का कहने लगा, ये मेरी कुछ है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और अगर मैं देख रहा हूँगा तो मैं ज़रूर इन्हें बचाने आऊँगा। तुमसे जो होता है वो कर लो। ये कहना था कि वैभव ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था। दोनों ही एक दूसरे से भिड़ चुके थे। ये देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, उस लड़के के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम यहाँ से जाओ। वो लड़का वैभव को घूरता हुआ दरवाजे की बजाय उसी दीवार से छलांग लगाकर अपने घर की तरफ चला गया। ये देखकर वैभव बड़े गुस्से भरे अंदाज में मेरे पास आया, मेरे बाजू पकड़े और कहने लगा, तो आप यहाँ से बुलाती हो अपने आशिक को? फिर कहने लगा, जो आप चाहती हो मैं वह होने नहीं दूंगा। आपका गला दबा दूंगा और इसी आंगन में तुम्हें मार कर गाड़ दूंगा। ये मत समझना कि मैं आपको छोड़ दूंगा। वो तो जैसे सारे संस्कार ही भूल गया था। उसके बाद वैभव घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा था। उसने बाहर घर की दीवार पर करंट के वायर लगा दी थी ताकि कि कोई घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़कर रह गए थे। उस मैसेज में लिखा था कि गार्डन में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम गार्डन में नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कमरे में आऊँगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तक मैं शक में थी कि शायद ये मेरा वहम है कि कोई मुझे देखता है, लेकिन ये सच था, मेरा वहम नहीं था। कौन था वो इंसान? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी काम वाली आई तो मैं बुखार में तप रही थी। मैंने उससे विनती की कि एक रात मेरे पास ही रुक जाए, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो मेरी बात मान गई थी। रात हुई, वैभव के आने का समय हुआ तो मैं अपने काम वाली को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई भी बात की जानकारी हो कि घर में मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने वैभव को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी। आज मैंने सोच लिया था कि उस इंसान को पकड़कर रहूंगी जो मुझे यूं चोरी छुपे घूरता है। खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो आज मेरे कमरे में ज़रूर आता, जैसा कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें देखने तुम्हारे कमरे में आऊँगा। मैंने अपनी काम वाली पर चादर डाली और उसे वॉशरूम में जाने के लिए कहा। वो वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद वही हुआ। मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी धीरे से खुला था। एक आदमी खुद पर चादर ओढ़े मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में किसी को ना पाकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ा था। मैं फ़ौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे से उस इंसान को पकड़ लिया और शोर मचा दिया। वो इंसान मुझे अंधेरे में नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर वो मुझे अपना आप छुड़वा रहा था। शोर की आवाज़ से वैभव मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, कामवाली भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो तो मेरा मंगेतर आकाश था, जिससे मेरी बचपन में ही मंगनी तय हो गई थी। लेकिन उसने मंगनी तोड़ दी थी और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। उसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो बताने लगा कि उसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने उससे शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उस लड़की की डेथ हो गई थी और उसके बाद आकाश ने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन उसने जब मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो उसे मेरे बारे में मालूम हुआ और उसे अफसोस होने लगा। वो मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार मेरे बेटे से वैभव से बात भी कर चुका था, लेकिन वैभव नहीं माना था। इसीलिए उसने अपने छोटे भाई को हमारे घर भेजना चाहा। लेकिन वैभव की उससे भी लड़ाई हो गई थी। जब भी मैं नहाने जाती, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी और वो दीवार फलांग कर मेरे घर आ जाता था। पहले ये देखता कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी। फिर वो मेरे मोबाइल को खोलकर उसमें से मेरा नंबर लेने लगा ताकि मुझसे बात कर सके। मैंने कहा, तुम मेरे बाथरूम में क्यों ताका झाकी करते थे? आकाश ने कहा कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ कि तुम्हारे वॉशरूम में जाकर तुम्हें देखूं। मैंने बस एक बार ही बाथरूम से कान लगाकर सुनने की कोशिश की थी कि तुम कब तक बाहर आओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे मोबाइल से नंबर लेने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था तुम्हारे मोबाइल से मिस कॉल अपने फ़ोन पर कर दूं, लेकिन तुम्हारे मोबाइल पर पासवर्ड लगा हुआ था जो मुझसे खुल नहीं रहा था। जब तुम नहाने जाती तो मैंने 2-3 बार तुम्हारे कमरे में आया था, लेकिन हर बार ही मुझे तुम्हारा मोबाइल बंद मिलता था और मैं तुम्हारा नंबर ले नहीं सका। लेकिन एक दिन आया तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे मोबाइल को लॉक नहीं लगा था और मैंने जल्दी से तुम्हारा नंबर अपने फ़ोन में ले लिया। मैं सारी कहानी समझ चुकी थी।
औरत की छठी हिस्स जो होती है वो बहुत तेज होती है। आकाश मेरे कमरे में होता था और जब मैं बाथरूम में नहा रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है और मुझे घूर रहा है। आकाश को अपने सामने देखकर बरसों से दबी मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं वैभव को जानती थी, वो कभी भी मेरी और आकाश की शादी नहीं होने देता। लेकिन आकाश ने वैभव की बहुत मिन्नतें की, विनती की कि मैं मानता हूँ ये तुम्हारी बाप की विधवा है, लेकिन अब तुम उस पर और ज़्यादा जुल्म मत करो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। शायद वैभव को भी अब समझ आ गया था कि वो मुझे इस तरह कैदी बनाकर रखकर मेरे साथ जुल्म कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेरी शादी आकाश के साथ कर दी। और जब दुल्हन बनकर मैं आकाश के घर गई तो आकाश का छोटा भाई, जो उस दिन मेरे घर हलवा लेकर आया था, शरारत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाभी देखा ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे घर वाले तो आपके दीवाने हुए पड़े हैं, बस आपकी ही बातें क्या करते हैं। भैया ने तो मुझे परेशान करके रख दिया था, हर बार मेरे पीछे पड़ जाते कि जाओ अपनी भाभी की खैर खबर लेकर आओ। अपने देवर सुमित की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। न जाने कितने बरसों के बाद आज मैं खुलकर हंसी थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के रंग भर गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।